बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 25 को कैपेसिटर एंड करंट्स को डिस्कस करते हैं। If two conductors isolated from one another and from their surroundings form a capacitor, मतलब हमारे साथ अगर दो कंडक्टर्स हैं इसी तरह एक ये और एक ये, अगर हम इसको एक दूसरे से कुछ फासले पर रख दें तो इसको कैपेसिटर कहा जाता है और ये इट इज़ यूज्ड टू स्टोर a current, a charging. These conductors may be of any shape and size and at any distance from each other if a potential difference is created between the conductors. इसके दरमियान potential difference ज़रूरी होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर कुछ चार्ज है और यहाँ पर, तो उन दोनों के दरमियान अगर कुछ चार्ज डिफरेंस हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो फिर वो एक दूसरे को जोड़ के रखेंगे और उससे कैपेसिटर बनता है। Say by connecting the terminal of battery to them, then there is an electric field in the space between them. तो अगर उनको करंट या चार्ज फराहम किया जाए और इसी तरह इसको भी फराहम की जाए, इसको बैटरी से टर्मिनल से और इसको जोड़ दी जाए तो उस पर भी अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो दूसरे पर खुद ब खुद पॉजिटिव चार्ज आएंगे, तो मतलब ये चार्ज बॉडी हो जाएंगे। that have been posted to the plates by the battery. The amount of charge posted onto the conductor is proportional to the potential difference between the battery terminal. तो उन पर कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा, तो ये जितना पोटेंशियल डिफरेंस उनको प्रोवाइड कर दिया गया है, आई मीन हैंस चार्ज वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो तो चार्ज ज़्यादा स्टोर हो जाएगी। टू कन्वर्ट दिस इनटू इनइक्वालिटी, हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइंस को रिमूव करते हैं, यहाँ पर इक्वल, और इस तरह हम एक कांस्टेंट वैल्यू सी पुट करते हैं जो कैपेसिटेंस कहलाता है। दिस प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। सी वी को यहाँ पर ले आए तो कैपेसिटेंस हमारे साथ चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होती है। यहाँ पर using the above definition let us calculate the capacitance of two parallel plates provided by distance d as in the figure below. यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और उनके दरमियान जो एक सरफेस है, गासियन सरफेस है जिससे इलेक्ट्रिक प्लस गुजरेगी। तो गासियन लॉ के मुताबिक हमारे साथ टोटल फ्लक्स बराबर होगी उस खास एरिया से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरते हैं वो बराबर होगी और चार्ज जो इनक्लोज्ड है एक एरिया में डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी की। तो यहाँ पर अगर चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी और यहाँ पर हमारे साथ उनके दरमियान एक डिस्टेंस भी है। तो वी हमारे साथ यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस वी है वो हमारे साथ इसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई डिवाइडेड बाई डी के बराबर होगी और ये तो हमने पहले गॉस लॉ में डिस्कस कर दिया है। Since the electric field is zero above the top plate, ऊपर वाली प्लेट जो है ना उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो ज़ीरो है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर ज़ीरो है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना वो इस तरफ आ रहे हैं, ये अपनी तरफ खींच रहा है, इससे निकल रहा है तो यहाँ आ रहे हैं नेगेटिव की तरफ। तो ऊपर उससे ऊपर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो जो है ना वो ज़ीरो है। द फ्लक्स थ्रू द एरिया ए ऑफ द प्लेट इज फ्लक्स, हमारे साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गिवन एरिया वो हमारे साथ क्यू इनक्लोज या वो चार्ज जो सरफेस में इनक्लोज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसके मुताबिक हमारे साथ ये बनती है वेयर क्यू इज द टोटल चार्ज ऑन द प्लेट। क्यू प्लेट पर जो टोटल चार्ज है और यही टोटल चार्ज हमारे साथ इनक्लोज्ड भी है गॉसियन सरफेस में इस सूरत में। दस ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। इस ए को यहाँ पर ले आए तो हमारे साथ ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए बनता है। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप बिटवीन द प्लेट, द पोटेंशियल डिफरेंस इज वी इज इक्वल टू ई बाई डी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और उनके दरमियान जो डिफरेंस है उसके बराबर होती है, मैंने पहले भी बताया।
एंड सी को हम जानते हैं कि सी क्यू बाई वी के बराबर होती है, तो हमारे साथ ये आएगी। ये किस तरह आता है, तो आप यहाँ पर देखिए हमारे साथ चूँकि ई ए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी, इसी तरह इन दोनों की और इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे साथ q जो है ना वो q ई ए एप्सिलॉन नॉट बनता है, और हमारे साथ v इज इक्वल टू ई बाई डी के बराबर है, और c इज इक्वल टू q बाई वी। तो q यहाँ से q की वैल्यू ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दे ई ए एप्सिलॉन नॉट, और v की जगह ये वैल्यू पुट कर दी ई बाई डी। तो ई के साथ कैंसिल, a बाई एप्सिलॉन नॉट बाई डी हमारे साथ ये इक्वेशन बनता है। तो ये हमारे साथ एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई डी बनता है। यू कैन सी दैट द कैपेसिटेंस विल बी लार्ज, कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी इफ़ द प्लेट्स आर क्लोज्ड टू ईच अदर, अगर वो एक दूसरे के करीब हो, एंड इफ़ द प्लेट्स हैव अ लार्ज एरिया, अगर एरिया उसका ज़्यादा है। We have simplified the calculation here by assuming that the electric field is strictly directed downward. Electric field line नीचे की तरफ आ रही है. This is the only true if the plates are infinitely long, but we can usually neglect the side effects. Note that any arrangement with two plates, तो यहाँ पर कुछ important नहीं है, सिर्फ ये बात कि note that any arrangement with two plates form a capacitor. Plane, अगर plane हो, cylindrical हो, spherical हो, जैसा भी shape हो, तो ये हमारे साथ कैपेसिटर से बन सकता है। द कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन द, और उसका कैपेसिटेंस डिपेंड करती है ज्योमेट्रिकल शेप पर, साइज ऑफ प्लेट्स एंड द गैप बिटवीन देम, उनके दरमियान गैप और उनके साइज पर डिपेंड करेगी। वन कैन टेक टू और मोर कैपेसिटर इन वेरियस वेज। अब हम दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स को इकट्ठे जोड़ते हैं और फिर उससे चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करते हैं। तो उसके लिए दो तरीके हैं। कंसिडर पास टू कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, एक पैरेलल है और दूसरा हमारे साथ सीरीज़ है। तो पैरेलल के लिए हमारे साथ हम पैरेलल फर्ज करें, हमारे साथ ये दो बल्ब है और ये हमारे साथ एक बैटरी है। तो अगर हम यहाँ से एक इसको, मतलब ये हमारे साथ ग्राउंड टर्मिनल है और ये हमारे साथ नेगेटिव है, और फिर यहाँ से एक और तार यहाँ तक ले जाते हैं और नेगेटिव साइड से यहाँ तक, और फिर वही नेगेटिव साइड से दूसरे बल्ब को भी, तो ये हमारे साथ पैरेलल कनेक्शन बनता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये हमारे साथ बैटरी है, एक बैटरी का एक टर्मिनल और बैटरी का दूसरा टर्मिनल। तो बैटरी के एक टर्मिनल से दोनों कैपेसिटर को बिजली दी गई है, इसी तरह दूसरे टर्मिनल से भी दूसरी साइड्स को दी गई है। इसी तरह हमारे साथ सीरीज़ में उसका कनेक्शन कुछ इस तरह बनेगी। हमारे साथ दो लाइट्स है, ये बैटरी है, हमारे साथ पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव। तो पॉजिटिव इन दोनों को आपस में मिलाए, बैटरी यहाँ से आएगी करंट, इसी तरह जाएगी बीच में और यहाँ तक, और इस साइड को आप नेगेटिव साइड से मिलाए, तो उसको सीरीज कनेक्शन कहा जाता है। तो अब देखिए पैरेलल में कनेक्शन की है, और एक बात ये कि सीरीज़ में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगी, तकसीम होगी। Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 is equal to C2V, where V is the potential between terminal A and B. The total charge is Q is equal to charge 1 plus charge 2, C1V plus C2 इसके बराबर होगी। इन दोनों से V सेम है, वोल्टेज पैरेलल में सेम होती है, वोल्टेज सीरीज़ में तकसीम होती है। मतलब ये दोनों बल्ब अगर 100 वोल्टेज है तो 50 इस बल्ब को आएगी, 50 इस बल्ब को, और इस वजह से ये दोनों डैम भी होंगे, C1 प्लस C2 और V। तो इस तरह ये बनता है, और इस C को C1 प्लस C2 को हम इक्विवेलेंट भी कहते हैं। नाउ लेट अस डिफाइन एन इफेक्टिव और इक्विवेलेंट कैपेसिटर AC E equivalent is equal to Q by V. Then we can immediately see that for two capacitor C equivalent is equal to equivalent हमारे साथ ये बराबर होगी। अगर ज़्यादा है मतलब 10 है तो फिर सारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वो टोटल कैपेसिटेंस के बराबर होगी।
इसी तरह इसमें सीरीज़ में कनेक्ट की गए है। ये द डिफरेंस इज दैट नाउ वी मस्ट स्टार्ट विद v इज इक्वल टू v1 प्लस v2। यहाँ पर वोल्टेज जो है ना वो तकसीम होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। एक वोल्टेज कुछ यहाँ तक और कुछ यहाँ तक, मतलब 5 एक तरफ तो 3 दूसरी तरफ, तो 5 और 3 तो टोटल हमारे साथ 8 वोल्टेज बनेगा across the two batteries. Clearly the same charge had to cross both the capacitor. Hence v is equal to v1 plus v2, और v हम जानते हैं कि q by c1 plus q by c2। q और q उस चूँकि सेम है, कांस्टेंट है, तो q कॉमन लिया 1 ओवर c1 और 1 ओवर c2 बनेगा। इन दोनों को एलसीएम ले और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, या 1 ओवर c1 प्लस 1 ओवर c2, ये हमारे साथ कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट बनेगी, क्योंकि q बाई v या v इज इक्वल टू q बाई c, तो c ये इस हालत में नीचे आती है। द टोटल कैपेसिटेंस इज नाउ लेस देन इफ दे वर इन पैरेलल, तो पैरेलल में कैपेसिटेंस जो है ना वो कम हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों टर्मिनल दोनों आपस में मिलाए हैं, और एक को एक टर्मिनल ले आया है और दूसरे को दूसरा ले आया है। जिस तरह मैंने ये 2 बल्ब्स के लिए बनाए थे कि उनके दोनों टर्मिनल को आपस में मिलाए, एक को पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल दे, तो ये सीरीज बनता है। नेक्स्ट हमारे साथ है व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अपीयर ऑन अपोजिट प्लेट्स। अगर हमारे साथ एक बैटरी एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट ये है, अगर मैं इसको नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करूँ माइनस, तो ये माइनस चार्ज बनेगा, तो यहाँ पर इस चार्ज से तो यहाँ पर खुद ब खुद पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगी। some energy has been transferred from the battery to the capacitor, तो बैटरी से कैपेसिटर को कुछ एनर्जी जाएगी and now been stored in it, और इसमें इन दोनों पर जो चार्ज आई उसकी शक्ल में स्टोर हो जाएगी। when the capacitor is discharged, अगर उस जो ये उस वक्त तक होगी जब तक उसको हम रिलीज न करें, तो जब तक डिस्चार्ज करें द एनर्जी इज रिकवर्ड, तो वो एनर्जी वापस चली जाएगी। नाउ लेट अस कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज अ कैपेसिटर फ्रॉम 0 टू v voltage। बिगिन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अ स्मॉल जो dq टू द प्लेट इज du इज इक्वल टू v dq। हमारे साथ पोटेंशियल डिफरेंस, हम कितना पोटेंशियल जितने चार्ज हम बैटरी से इन प्लेट्स तक ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब चार्ज में जो चेंज आ रही है वो हमारे साथ बराबर होगी पोटेंशियल डिफरेंस की। v इज इक्वल टू डी यू बाई डी क्यू। where v is the voltage at a time when the charge is q is equal to cv, मतलब हम q चार्ज को यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगी। जितना चार्ज आएगा उतना उसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने से आएगा। एज टाइम गोज ऑन द टोटल चार्ज इंक्रीज अंटिल इट रीच द फाइनल चार्ज, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो एट विच पॉइंट द वोल्टेज बिकम v। सो तो हमारे साथ जो चार्ज यहाँ पर आ जाते हैं, जब दोनों बराबर हो जाए इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, उनमें जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाए, तो वे v वोल्टेज पर हमारे साथ ये चार्ज हो जाएगी। तो हम वो चार्ज फाइंड करते हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं जिस पर वो चार्ज हो जाएगी पुल। तो डी यू हमारे साथ वो एनर्जी जो हम पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू इस चार्ज ट्रांसफ़र करने से दे रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं, तो v डी क्यू के बराबर होगी। v हम जानते हैं कि q बाई सी के बराबर, डी क्यू अपनी जगह, उसको दोनों को यहाँ पर भी इंटीग्रेट कर दी और यहाँ भी इंटीग्रेट कर दी। तो यहाँ पर अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दी तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल, तो u बच जाएगा और q बाई सी हमारे साथ वो तो
कांस्टेंट है, Q बाई C कांस्टेंट है, और dQ हमारे साथ वो यहाँ पर रह जाएगी। यहाँ पर हमारे साथ मैं इसको दूसरे पेज पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए हमारे साथ Q बाई C है, तो इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो इसका पावर 1 है प्लस 1, तो 2 आएगा, वही 2 नीचे भी हम लिखेंगे, तो Q स्क्वायर बाई 2C आ गया। अब हम ये वाली अपर लिमिट इस पर अप्लाई करें, Q की जगह पुट कर दें, तो Q स्क्वायर बाई 2C हो गया। हम जानते हैं कि Q V स्क्वायर बाई C स्क्वायर के V स्क्वायर C स्क्वायर के बराबर Q V C के बराबर होती है। Q पर स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर आएगा। अब ये C इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे साथ 1/2 V स्क्वायर और ऊपर C स्क्वायर है, नीचे C है, एक C कैंसिल आउट, तो C V स्क्वायर हमारे साथ बच जाएगा। तो हमारे साथ 1/2 CV स्क्वायर आता है। बट वेयर इन द कैपेसिटर इज द एनर्जी स्टोर, कहाँ पर स्टोर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में। आंसर, इट इज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वॉल्यूम बिटवीन टू प्लेट्स। तो एनर्जी स्टोर्ड हमारे साथ बराबर होगी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। तो ए हमारे साथ था एरिया और डी हमारे साथ उसका हाइट हो गया, तो इससे हमारे साथ वॉल्यूम बनता है एनर्जी डिवाइडेड बाय जितना उसका वॉल्यूम है कैपेसिटर का। और यू हम जानते हैं कि हमारे साथ ये आ गया है 1/2 CV स्क्वायर, और ये एरिया हमारे साथ आता है। इसे ये किस तरह आता है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी चूँकि हमारे साथ हम जानते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, और ये हमने पहले ही सीख चुके हैं कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई D इसके बराबर होती है। अब अगर मैं C की जगह यहाँ पर लिखूँ 1/2 एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाई D, ये हमारे साथ हमारे साथ C की जगह आ गया, और V स्क्वायर अपनी जगह, और नीचे हमारे साथ A और D बनता है। अब हमारे साथ V स्क्वायर है, और नीचे हमारे साथ ये वाले D है, और ये वाले A हमारे साथ इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इससे बनता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक D ये है, ये कैंसिल आउट नहीं हो सकती, ये नीचे आएगा, और दूसरा ऑलरेडी नीचे है, और ऊपर V स्क्वायर है, तो हमारे साथ इससे बनता है 1/2 ये अपनी जगह, इसी तरह एप्सिलॉन नॉट ये यहाँ पर आ गया, और ये V स्क्वायर, और इससे नीचे से D स्क्वायर बनता है। तो V बाई D इन दोनों पर इकट्ठा एक स्क्वायर ले आए, तो हमारे साथ ये इक्वेशन बनता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और V बाई D हमारे साथ E के बराबर है। ये हम पहली पेजेस में आप चेक कर सकते हैं। The important result here is that U direct proportional to E square, E स्क्वायर की बराबर है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है U। अगर एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो तो एनर्जी ज़्यादा होगी, इसका मतलब कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ पर एनर्जी भी ज़रूर होगी। इसके बाद है हमारे साथ डाई इलेक्ट्रिक। तो व्हाट इज़ डाई इलेक्ट्रिक, हम जो प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं और उसमें जो एरिया रखते हैं खाली जगह, उसमें अगर हवा है तो हवा डाई इलेक्ट्रिक बन गया, अगर हम कोई और चीज़ रखते हैं तो वो उसका डाई इलेक्ट्रिक हो गया। यहाँ पर कंसिडर अ प्री चार्ज Q अराउंड इट इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड E। हमारे साथ एक चार्ज है तो उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसकी वैल्यू ये है। नाउ सपोज दिस चार्ज इज प्लेस्ड अमंग वाटर मालिक्यूल, अगर हम उसको वाटर मालिक्यूल में रखें, हमारे साथ चार्ज है, ये चार्ज इसी तरह ये वाली चार्ज, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों है। तो अगर यहाँ पर इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका नेगेटिव साइड इसकी तरफ मूव हो जाएगा, और उसका पॉजिटिव साइड यहाँ पर अगर नेगेटिव
चार्ज है तो उसकी तरफ मूव हो जाएगा। मतलब हमारे साथ ये अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो उसका नेगेटिव साइड इसकी तरफ हो जाएगा और उसका पॉजिटिव साइड इसकी तरफ हो जाएगा। इसी वजह से ये थोड़ा इसी तरह हो जाएगा, इसका सेंटर जो है ना वो थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगा। The negative charge will be slightly displaced. Now suppose this charge is placed among water molecules, these molecules will polarize, वो polarize हो जाएंगे। मतलब the center of positive charge and center of negative charge will be slightly displaced. The negative part of the water molecule will be attracted toward the positive charge. मनफी साइड Q की तरफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ थोड़ा बेंड हो जाएगा और जिससे वो थोड़ा इस शेप में हो जाएगा। तो इसको पोलराइजेशन कहा जाता है। सो इन फैक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीकेंड बाय 1 एप्सिलॉन आर एंड बिकम्स 1 बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर ये क्या है? ये वो मटेरियल है, वो डाई इलेक्ट्रिक है, वो मटेरियल जो दोनों के बीच में रखा गया है, जो दोनों प्लेट्स के दरमियान रखा गया है। इसके लिए आप वीडियो भी देख सकते हैं। Here I have introduced a new quantity epsilon r called dielectric constant. This is a number that is usually bigger than 1 and measure the strength of the polarization induced in the material. आप बाकी खुद रीड करें। Placed between the two metal pieces that make up that capacitor. There's two reasons for this. For one, the non-conducting material prevents the pieces of metal from touching each other, which is important because if the pieces of metal were touching, no charge would ever get stored since you've completed the circuit. But there's another bonus to inserting a non-conducting material between the plates of a capacitor. It will always increase the capacitance of that capacitor. As long as the material is non-conducting, it doesn't even matter what it is. As long as you don't change the area or separation between the plates, inserting a non-conducting material will always increase the capacitance. The name we give to non-conducting materials placed between capacitor plates is a dielectric. But why does a dielectric increase the capacitance? To find out, let's look at this example. When you hook up a battery of voltage V to a capacitor, charge will get separated. Now let's say you remove the battery. The charge is stuck on the plates since the negatives don't have a path in which to get back to the positives. So even after removing the battery, the charge on the plates is going to remain the same. And the voltage will also remain the same as the voltage of the battery that charged it up. Now imagine placing a dielectric in between the plates of the capacitor. The dielectric material is made out of atoms and molecules, and when placed in between the plates of this charged up capacitor, the negative charges in the dielectric are going to get attracted to the positive plate of the capacitor. But those negatives can't travel to the positive plate since this dielectric is a non-conducting material. However, the negatives can shift or lean towards the positive plate. This causes the charge in the atoms and molecules within the dielectric to become polarized. To put it another way, the atom kind of stretches and one end becomes overall negative and the other end becomes overall positive. It's also possible that the dielectric material started off polarized because some molecules are just naturally polarized, like water. In this case, when the dielectric is placed between the charged up capacitor plates, the attraction between the negative side of the polarized molecule and the positive plate of the capacitor would cause the polarized molecules to rotate, allowing the negatives to be a little bit closer to the positively charged capacitor plate. Either way, the end result is that the negatives in the atoms and molecules are going to face the positive capacitor plate, and the positives in the atoms and molecules are going to face the negative capacitor plate. So how does this increase the capacitance? The reason this increases the capacitance is because it reduces the voltage between the capacitor plates. It reduces the voltage because even though there's still just as many charges on the capacitor plates, their contribution to the voltage across the plates is being partially cancelled. In other words, some of the positive charges on the capacitor plate are having their contribution to the voltage negated by the fact that there's a negative charge right next to them now. Similarly, on the negative side, there's just as much negative charge as there ever was,
But some of the negative charges are having their contribution to the voltage canceled by the fact that there's a positive charge right next to them. So the total charge on this capacitor has remained the same, but the voltage across the plates has been decreased because of the polarization of the dielectric. If we look at the definition of capacitance, we see that if the charge stays the same and the voltage decreases, the capacitance is going to increase, because dividing by a smaller number for the voltage is going to result in a larger value for the capacitance. So inserting a dielectric in this case increase the capacitance by lowering the voltage. Let's look at another case of inserting a dielectric. Imagine we again let a battery of voltage V fully charge this capacitor, and let's insert a dielectric between the plates, but this time let's leave the battery connected. Now what's going to happen? Well, just like before, the atoms and molecules in the dielectric are going to stretch and orient themselves so that the negatives are facing the positive plate and the positives are facing the negative plate, which again reduces the voltage between the two capacitor plates. But remember, we left the battery connected, and this battery is going to try to do whatever it has to do in order to make sure the voltage across the capacitor is the same as the voltage of the battery, V, because that's just what batteries do. They try to maintain a constant voltage. So since the dielectric reduced the voltage by canceling the contributions from some of the charges, the battery is just going to cause even more charges to get separated until the voltage across the capacitor is again the same as the voltage of the battery. So the charge stored on the capacitor is going to increase, but the voltage is going to stay the same. Looking at the definition of capacitance, the charge on the capacitor increased after we inserted the dielectric, but the voltage across the capacitor plate stayed the same since it's still hooked up to the same battery. So the effect of inserting a dielectric again is to increase the capacitance, this time by storing more charge for the same amount of voltage. To figure out how much you've increased the capacitance, you just need to know what's called the dielectric constant of the material that you've inserted between the capacitor plates. The dielectric constant is often represented with a Greek letter kappa or simply a K. The formula for finding out how the dielectric will change the capacitance is simple. If the capacitance of a capacitor before inserting a dielectric was C, then the capacitance after inserting a dielectric is just going to be K times C. We should note that since a dielectric always increases the capacitance, the dielectric constant K for a non-conducting material is always greater than 1. So for example, if a capacitor has a capacitance of 4 farads, when you insert a dielectric with dielectric constant 3, the capacitance will become 12 farads.